बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कक्षा में हमने जो पिछली कक्षा में आधा भाग किया था उसी का बचा हुआ दूसरा भाग करेंगे। कुछ प्लाज्मिड की प्रतिकोशिका केवल 1 या 2 जबकि दूसरे की 15 से 100 प्रतिकृति मिलती है। इनकी संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। यदि हम विजातीय डीएनए खंड की जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सकें तो इनकी संख्या को भी जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड की प्रतिकृति संख्या के समान गुणित कर सकते हैं। वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे संवाहक इस प्रकार के तैयार किए जाते हैं कि इन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने व अपुनर्योगजी में पुनर्योगज के चयन में सहायता इनकी करी जाती है। तो जितने भी आपके अलग अलग प्लाज्मिड होते हैं उनमें बहुत सारी जो प्रकृति होती है मिलती भी है, अधिक भी हो सकती हैं। ये आपके 15 से 100 प्रतिकृति भी मिल सकती है। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा भी देखी जाती है और इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से ये तैयार भी किए जाते हैं और जो बाहरी डीएनए होते हैं उनको जोड़ने का काम भी इसी प्रकार से होता है और बहुत सहायता इनको मिलती है। अब देखते हैं संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु जितने भी अलग अलग जो आपकी विशेषताएं हैं जो आवश्यक होती हैं। पहला है प्रतिकृतियन का उत्पत्ति, ओठ का प्रारंभ। यह वह अनुक्रम है जहां से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है और जब कोई डीएनए का कोई खंड हम अनुक्रम से जुड़ जाता है तब परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। तो ये पहला वो पोर्शन है जहां से ये आपका अनुक्रम शुरू हो जाता है, जहां पर ये खंड डीएनए के जो खंड होते हैं वो इस अनुक्रम से जुड़ना शुरू हो जाते हैं और परपोषी कोशिकाओं के अंदर इनकी प्रकृति की जा सकती है। यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। इसलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए की काफी संख्या प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहिए जिसका मूल ORI अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहयोग करता है। तो जितने अगर आपको प्रतिरूपों की संख्या ज्यादा चाहिए डीएनए के उत्पादन में तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसमें मूल रूप से ORI जो है वो अत्यधिक रहे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रतिरूप बना पाए। दूसरा है वर्ण योग्य चिह्क। ORI के साथ संवाहक को वर्ण योग्य चिह्क की आवश्यकता भी होती है जो अरूपांतर जो की पहचान व इन्हें समाप्त करने में सहायक हो और रूपांतर जो को चयनात्मक वृद्धि को होने दे। रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड जो परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराता है। आप आगे के खंडों में इस प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः एपिसिलिन, क्लैरिम्फ निकोल, टेटिसक्लाइकिन या केनामाइसिन जैसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध कोडित करने वाले जीन ई कोलाई के लिए उपयोगी वर्ण योग चिह्क माने जाते हैं। सामान्य ई कोलाई कोशिकाओं में इनमें से किसी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधी या प्रतिरोध नहीं होता है। तो आपके अलग अलग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी करा जाता है। कुछ आपके ऐसे भी होते हैं जैसे कि जो जीन ई कोलाई के लिए आप अलग अलग चीज़ें या चिह्क जो होते हैं उनको चिह्क भी माना जाता है ई कोलाई को। और जनरली जो ई कोलाई की कोशिकाएं होती हैं, जो उनके सेल्स होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो उनके प्रति प्रतिरोध नहीं करते हैं। अब दूसरा है क्लोनिंग स्थल। विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधित एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके कई खंड बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को जटिल बना देते हैं। तो आपके यहाँ पे जो अलग अलग प्रतिबंधित एंजाइम्स होते हैं वो इस प्रकार से संवाहक हो जाते हैं जो आपके अलग अलग पहचान स्थल होने चाहिए जो आपके क्लोनिंग को और भी ज्यादा जटिल बना देते हैं। विजातीय डीएनए का बंधन लिगेशन उन जो आपके अलग अलग विजातीय डीएनए का बंधन होता है यानी कि जो आपके लिगेशन होते हैं उन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंधन स्थल पर ही किया जाता है। उदाहरणार्थ आप विजातीय डीएनए के संवाहक PBR 322 में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध जीन के स्थल में भी इसको आप जोड़ सकते हैं। पुनर्योगज प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध बाहरी डीएनए के निवेशन
इंसर्शन से समाप्त हो जाता है, लेकिन रूपांतरज को एपिसिलिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका अपुनर्योगज से भी चयन करा जा सकता है। एपिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करने वाले रूपांतरजों को जब टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित कर देते हैं, तो यहाँ पर आपके जितने भी, जैसे आपको यहाँ पे 322 PBR का एग्जाम्पल लिया गया है, इसमें जो स्थित आपके टेट्रासाइक्लिन होते हैं वो प्रतिरोधक जीन के स्थल में ही जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा आपके जो एपिसिलिन युक्त माध्यम होते हैं उसमें भी अलग अलग ग्रोथ यानी कि वृद्धि देखी जाती है, जो रूपांतरजों को टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित उनको बाद में कर दिया जाता है। पुनर्योगज एपिसिलिन युक्त माध्यम पर तो वर्धन करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धन नहीं करेगा। तो आपका जो पुनर्योजन एपिसिलिन होता है वो माध्यम पर वर्धन कर सकता है, लेकिन टेट्रासिलिन युक्त पर माध्यम पर वर्धन नहीं करेगा। लेकिन अपुनर्योगज दोनों ही प्रतिजैविक युक्त माध्यम पर वर्धन करेगा। इस मामले में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों के चुनाव में सहायता करता है, जबकि दूसरा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन विजातीय डीएनए के निवेशन की निष्क्रिय हो जाता है और पुनर्योजन के चुनाव में सहायता करता है, यानी कि हेल्प करता है। प्रतिजैविकों के निष्क्रियण के कारण पुनर्योगज का चयन एक जटिल विधि है, क्योंकि इसमें दो प्लेटों जिसमें भिन्न भिन्न प्रतिजैविक होता है पर साथ साथ प्लेटिंग की जरूरत होती है। इस कारण से वैकल्पिक वर्णयोग चिह्नकों को विकास किया जाता है, जो पुनर्योगज को अपुनर्योगज से इस आधार पर विभेद कर देता है, यानी कि अलग कर देता है। वे वर्णोत्पादिक यानी कि क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जो वर्ण स्थित होते हैं उनको निवाह यानी कि क्लोनी भी कहा जाता है, उसका भी निर्माण साथ साथ हो जाता है। फिर आपका आता है संसर्गिक की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप बीटा ग्लैक्सिसेड का निवेशी निष्करण हो जाता है, जिसके बिना रंग वाली क्लोनी बनती है, जिसे पुनर्योगज क्लोनी के रूप में भी पहचाना जाता है। जो आपके बिना रंग वाली क्लोनी होती है उसको पुनर्योगज क्लोनी के रूप में भी जाना जाता है। फिर आपका आता है पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीनों के पादप और जंतुओं में स्थान नियंत्रित करना हमने जीवाणुओं और विषाणुओं से ही सीखा है, जिन्हें यह बात चिरकाल से पता थी। वे जानते थे कि सुकेंद्रिक कोशिकाओं के रूपांतरित करने के लिए जीनों का कैसे उपयोग किया जाता है, और वे जीवाणु तथा विषाणु जो चाहते हैं वैसा करने के लिए जीनों का बाध्य कर देते हैं, यानी कि मोटिवेट या एनकरेज कर देते हैं। उदाहरणार्थ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेशियंस कई द्विबीजपत्री पौधों का रोगजनक पैथोजन है। वह डीएनए के एक ऐसे खंड हैं जिसे टी डीएनए कहते हैं को स्थानांतरित कर सामान्य पौधों की कोशिकाओं का अबूंद ट्यूमर में रूपांतरित करता है, और ये अबूंद कोशिकाएं रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन करती हैं। ठीक इसी तरह यह जंतु कोशिकाओं में पश्चविणाणु सामान्य कोशिकाओं का कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। तो आपके जो अलग अलग ऐसे यहाँ पे टी डीएनए जिन्हें कहा जाता है, जो प्लांट्स में ट्यूमर को ठीक कर देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं, और कैंसर कोशिकाओं को भी रूपांतरित ये बहुत अच्छे से कर देते हैं। रोगजनकों द्वारा अपने सुकेंद्र की परपोषी में जीन स्थान नियंत्रण की कला को अच्छी तरह से समझकर रोगजनकों को इस विधि का उपयोग कर अच्छे संवाहक के रूप में प्रयोग कर मानव के लिए उपयोगी जीन का स्थान नियंत्रण कर सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेशियंस का टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग संवाहक के रूप में अब रूपांतरित कर दिया गया है, जो पौधों के लिए रोगजनक नहीं है, लेकिन इसका उपयोग अपनी अभिरुचि के जीन को अनेक पौधों में स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका टीआई है का जो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेशियंस है, इसका इस्तेमाल अब प्लाज्मिड क्लोनिंग के लिए करा जाता है पौधों में, जो कि अब आपका रोगजनक साबित नहीं हुआ है। ठीक इसी तरह से पश्चविणाणु की
हानिकारक को अहानिकारक बनाकर जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है। इस तरह से जब एक जीन या डीएनए के खंड की उचित संवाहक से जोड़ दिया जाता है तब इसे जीवाणु पौधों व जंतु परपोषी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां ये गुणित हो जाते हैं। तो अलग अलग खंडों में इनको संवाहक के तरीके से जोड़ दिया जाता है और आगे चल के यही जो पौधे होते हैं, पौधे या जंतु में परपोषी स्थानांतरण इनको कर दिया जाता है। अगला है सूक्ष्म परपोषी आतिथेय। चूंकि डीएनए जल रागी हाइड्रोफिलिक अणु हैं, इसलिए यह कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता। क्यों? जीवाणु को प्लाज्मिड लेने के लिए बाध्य करने से पूर्व यह आवश्यक है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए लेते हुए सक्षम बनाया जाए। ऐसा करने के लिए पहले द्विसंयोजन धिनायन जैसे कि कैल्शियम को विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। इससे डीएनए को जीवाणु की कोशिका भित्ति में स्थित छिद्रों में प्रवेश करने में काफी सहायता मिलती है। ऐसी कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ पहले बर्फ पर रखा जाता है, तब पुनर्योगज डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक प्रवेश इनका करा दिया जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया जाता है और पुनः इसे वापस बर्फ पर रखा जाता है। ऐसा करने से पुनर्योगज डीएनए जीवाणु में प्रवेश कर जाता है। तो पहले क्या होता है, 42 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करा जाता है, वापस से उसके बाद उसको बर्फ पे रख दिया जाता है। इससे आपका जो पुनर्योज डीएनए जीवाणु होता है वो प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है। प्रपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने हेतु केवल यही विधि नहीं है। सूक्ष्मतः क्षेपण विधि में पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका की केंद्रक के भीतर भी अंतः क्षेपित किया जा सकता है। कोशिकाओं पर डीएनए से विलेपित सरवण या टंगस्टन के उच्च व्यंग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं, जिसे बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। अंतिम विधि जिसमें हानिकारक रोग जनक संवाहिका का उपयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी आपके अलग अलग अणुओं की बीमारी होती है। उसके बाद आपकी जो अलग अलग प्रकार के बीमारी करते हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बायोलिस्टिक या फिर जीन गन इसे कहा जाता है। फिर आपके जो लाभदायी या फिर अहानिकारक, जिससे कोई नुकसान नहीं होता, वैसे रोगजनक संवाहक को भी उपयोग करा जाता है। आप पुनर्योगज डीएनए निर्माण के तरीके के बारे में सीख चुके होंगे। अब हम परिक्रमों का वर्णन करेंगे जो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी की आगे बढ़ाने में सुगम बनाते हैं। किस तरीके से ये बनते हैं वो हम जान चुके हैं। अब ये प्रौद्योगिकी में आगे किस तरीके से बढ़ते हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो देखेंगे। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के पराक्रम। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी चरण विशिष्ट अनुक्रम में सम्मिलित है, जैसे डीएनए का विलगन, डीएनए का खंडन, डीएनए खंड का संवाहक से। तो यहाँ पर आपका संवाहक से बंधन और पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में स्थान निरंतर, परपोषी में आपका स्थान निरंतर, फिर परपोषी कोशिकाओं के माध्यम पे व्यापक स्तर पर संवर्धन व वचित उत्पाद का निष्कर्षण। अब इन सभी चरणों को थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से होते हैं, क्या इनका मतलब होता है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण। याद रखें कि बिना अपवाद के सभी जीव का आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है। अधिकांश जीवों में यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए है। डीएनए का प्रतिबंध एंजाइम द्वारा काटने के लिए यह आवश्यक है कि यह दूसरे वृहद अणुओं से मुक्त शुद्ध रूप में होना चाहिए। डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे वृहद अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, बहुशर्करा लिपिड के साथ मोचित हो सके। तो आपके जितने भी डीएनए होते हैं उनके आसपास झिल्लियां होती हैं, तो प्रोटीन, लिपिड या इन सबको अगर एंटर करना होगा तो उसके लिए इनको पहले इन झिल्लियों को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रोटीन, आरएनए, लिपिड इन सब के अंदर डीएनए के अंदर ये इसके अणु जा सकते हैं। यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका पादप या जंतु ऊतक, लाइजोजाइम जीवाणु, सेल्यूलोज पादप कोशिकाएं, काइटिनेज कवक जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाते हैं। तो ये कब पॉसिबल हो पाता है? जब आपके जितने भी ये बैक्टीरिया, जिसमें आपका एक लाइसोजाइम है, एक पादप कोशिका सेल्यूलोज और एक काइटिनेज है जो कि एक
कवक है, ये इनके साथ जब संसाधित किए जाते हैं तभी ये पॉसिबल हो पाता है। अब आप जानते हैं कि जो जीन डीएनए होते हैं उनके लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं और उसके साथ साथ ये हिस्टोन जैसे प्रोटीन के साथ भी गुथे रहते हैं। आरएनए की राइबी न्यूक्लियोज से अपचारित कर अलग कर सकते हैं, जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज से उपचारित कराने के बाद ये अलग कर दिए जाते हैं या कर सकते हैं। दूसरे अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग करा जा सकता है। अंतलोग्वता चिल्ड एथेनॉल मिलाने से शोषित डीएनए अवशेषित यानी कि प्रोस्पिटेट हो जाता है और इसके बाद इसे निलंब से महीन धागों में समूह के रूप में देख सकते हैं। तो एंड में क्या हो जाता है, ये जैसे बहुत ही पतले पतले से जो धागे होते हैं आपस में जैसे लपेट दिए जाते हैं, उस समूह की तरह ही आपको दिखाई देगा। डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। शोषित डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उनकी इष्टतम परिस्थितियों में रखने पर प्रतिबंधित एंजाइम द्वारा पाचन संपन्न हो जाता है। एगारोज जेल वैद्युत का संचलन प्रतिबंधित एंजाइम पाचन की नियंत्रित करने के लिए भी काम में आता है। और इसके बाद डीएनए एक ऋणात्मक अवशेषित अणु है, ऋणात्मक अवशेषक मॉलिक्यूल डीएनए होता है। इस कारण से यह धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। यह पराक्रम संवाहक डीएनए के साथ भी दोहराया होता है। तो ये जो आपका डीएनए होता है इसी वजह से ये एक इलेक्ट्रोड की ओर ये बहुत ज्यादा स्पीड से आगे की तरफ बढ़ जाता है। डीएनए के जुड़ने में कई पराक्रम शामिल होते हैं। शीत डीएनए व संवाहक डीएनए को भी विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे जाने के बाद शीत डीएनए से काटा हुआ उपयोगी जीन तथा उसकी खाली जगह के साथ संवाहक आपस में लाइगेज द्वारा जुड़ा दिए जाते हैं या फिर जोड़ दिए जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप एक पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो आपका जो उपयोगी जीन होता है उसको जहां पे भी उसकी खाली जगह होती है उसको लाइगेज, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, लाइगेज के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है और उसके बाद आपका इसकी वजह से क्या होता है, आपका पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हो जाता है। अब देखते हैं पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन। पीसीआर का अर्थ होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में उपक्रमकों प्राइमर्स छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड जो आपके होते हैं उनके साथ क्या करता है, जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं कि दो समुच्चय यानी कि स्टेटस में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए पात्रे विधि द्वारा, यानी कि इन विट्रो की जो विधि होती है उसमें उपयोगी जीन के कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण हो जाता है। यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग भी करते हैं और उपक्रामकों को विस्तृत कर देता है। यदि डीएनए प्रतिकृतियन पराक्रम कई बार दोहराया जाता है तब डीएनए खंड को लगभग 1 अरब गुना 1 बिलियन प्रवर्धित किया जा सकता है। यानी कि जितनी बार भी इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है तो करीबन 1 बिलियन बार इसको प्रवर्धित डीएनए को किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, 1 अरब प्रतिरूपों का निर्माण एक ही साथ हो जाता है। यह सतत प्रवर्धन ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज द्वारा किया जाता है। उच्च तापमान द्वारा प्रेरित द्विलड़ीय डीएनए के विकृतकरण के समय भी यह हमेशा सक्रिय बन जाता है। यदि आवश्यकता पड़े तो जो प्रवर्धित खंड होते हैं वो संवाहक के साथ बांध करके आगे क्लोनिंग के प्रयोग में भी आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। यह आपका डीएनए पॉलीमरेज है जो आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक यानी कि आपका जो डीएनए होता है उनके साथ जुड़ता है और उसके बाद ये जो 5 से 3, 3 से 5 के रूप में आपको ये देखने को मिल जाता है। ताप मिलता है, उसके बाद प्रवर्तित भाग बनता है, उसके बाद आपका जो नया डीएनए यानी कि जो आपकी 1 बिलियन डीएनए होते हैं वो भी आपकी एक ही बार में बनना शुरू हो जाते हैं।
पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका जीव में निषेचन। बंधे हुए डीएनए को आदता कोशिका में प्रवेश कराने की अनेक विधियां होती हैं। यह कार्य जब आदता कोशिका अपने चारों तरफ स्थित डीएनए को धारण करने में सक्षम हो जाए तब किया जा सकता है। यदि पुनर्योगज डीएनए को, जिसमें प्रति जैविक, उदाहरण के लिए एपिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी जीन स्थित होता है, ई कोलाई कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है, जो परपोषी कोशिकाओं प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। यदि रूपांतरित कोशिकाओं को युक्त एगार प्लेट पर फैलाया जाता है तो केवल कोशिकाएं ही विकसित हो पाती हैं, जबकि अरूपांतरित आदता कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। प्रतिरोधी जीन के कारण कोई भी एपिसिलिन की उपस्थिति में रूपांतरित कोशिका का चयन कर सकता है। इस मामले में प्रतिरोधी जीन को वर्ण योग चयक भी कहा जाता है। बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। जब आप विजातीय डीएनए खंड का क्लोनिंग संवाहक में निवेश कराकर किसी भी जीवाणु, पौधा या जंतु कोशिका में स्थानांतरित करते हैं तो विजातीय डीएनए इनमें गुणित होने लगता है। लगभग सभी पुनर्योगज प्रौद्योगिकों का अंतिम उद्देश्य वंशित प्रोटीन का उत्पादन करना ही होता है, यानी कि इनका बेसिक मतलब होता है, उद्देश्य होता है प्रोटीन का उत्पादन करना। इसके लिए पुनर्योगज डीएनए के अभिव्यक्त होने की आवश्यकता जरूर होती है। जो आपके डीएनए होते हैं उनका पुनर्योगज डीएनए होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बाहरी जीन की उपयुक्त परिस्थितियों में अभिव्यक्त हो जाते हैं। बाहरी जीन की परपोषी कोशिकाओं में अभिव्यक्ति को समझने के लिए कई तकनीकी बातों की विस्तार पूर्वक उनको जानना जरूरी हो जाता है, जैसे कि वांछित जीन को क्लोन करने, लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों का अनुकूलतम बनाने के बाद कोई भी इनका व्यापक स्तर पर उत्पादन करने के बारे में सोच सकता है। अब इनके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, अलग अलग पैमानों पे भी इनका जो उत्पादन होता है वो किया जाता है। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त हो जाता है तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है पुनर्योगज प्रोटीन से कहा जाता है। लाभकारी क्लोनिंग जीनों को आश्रय देने वाले कोशिकाओं को छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में वर्धन किया जा सकता है। संवर्धन को वांछित प्रोटीन के निष्करण में प्रयोग कर सकते हैं। वह पृथक्करण को विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए इसे प्रोटीन का शोधन करते हैं। कोशिकाओं को सतत संवर्धन तंत्र में गुणित कर सकते हैं, जिसमें उपयोग किए गए माध्यम को एक तरफ से निकालकर दूसरी तरफ से ताजा माध्यम से भरकर, ताकि कोशिकाएं अपने क्रियात्मक रूप से सर्वाधिक सक्रिय जो होती है उसकी प्रावस्था में उनकी वो जो स्थिति होती है वो बनी रहे। यह संवर्धन विधि अधिक जैव मात्रा में उत्पादन से वांछित प्रोटीन की अधिक उत्पादन हेतु उपयोग किया जाता है। तो इस पूरे की पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, जो भी आपका वांछित प्रोटीन होता है उसका अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है, उसकी सहायता, उसका उपयोग किया जाता है। कम आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता। इन उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु बायोस्टर के विकास की आवश्यकता थी, जहां संवर्धन का अधिक अत्यतः संशोधित किया जा सके। इस प्रकार बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवी, पौधे, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल का जैव रूप से विशिष्ट उत्पादी व्यष्ट हो सके। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो आपके ये बायोरिएक्टर होता है ये आपका बहुत ही बड़े बर्तन के समान होता है, जो आपका सूक्ष्म जीवी, पौधे, जंतु या मानव कोशिकाएं होती हैं उनका इस्तेमाल करता है और कच्चे माल के रूप में जो विशिष्ट उत्पादक होते हैं उनके जितने भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनको परिवर्तित कर दिया जाता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। वृद्धि के लिए ये अनुकूलतम परिस्थितियां हैं तापमान, पीएच, क्रियाधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन। जी बायोरिएक्टर सामान्यतः सार्वजनिक उपयोग में लाया जाता है। यह विलोडिन प्रकार का है जिसे चित्र 11.7 में दर्शाया गया है।
विलोंडित हीज रिएक्टर सामान्यतः बेलनाकार होते हैं। यह जिनके आधार घुमावदार होने की वजह से ये रिएक्टर के अंदर अंतःविस्त के मिश्रण में सहायता मिलती है। तो आपके जो विलोडित हौज होते हैं, ये जो रिएक्टर्स होते हैं, ये बेलनाकार के होते हैं आपके जनरली, और और इनका आधार क्या होता है, घुमावदार होने की वजह से ये रिएक्टर के अंदर अंतःविस्तित के रूप में इनको मिश्रित किया जाता है। विलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता व उसके मिश्रण का काम करते हैं। विलकतः हवा बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर में भेजे जा सकते हैं। यदि आप चित्र ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से रिएक्टर के एक प्रक्षेप में तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, तापक्रम नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र और प्रतिचयन द्वारा आपके अलग अलग रूप से ये संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। अनुप्रवाह संसाधन जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परीक्षित तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई परिक्रमों से होकर गुजरना होता है। इन परिक्रमों में पृथक्करण व शोधन सम्मिलित है और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। तो जो आपके अनुप्रवाहक संसाधन आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पृथक्करण और शोधन दोनों ही आपके मिले हुए हैं। उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ संरूपित करते हैं। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षा के लिए भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षा प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो ये जितने भी आपके अलग अलग अनुप्रवाह संसाधन होते हैं और गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षा जो होती है, अलग अलग उत्पादों के लिए ये डिफरेंट होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं। सारांश, जैव प्रौद्योगिकी जीवधारियों, कोशिकाओं में एंजाइम्स को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इनका उत्पाद किया जाता है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में किस प्रकार से आनुवंशिकता रूपांतरित जीवों का जो उपयोग होता है वो किस प्रकार से किया गया है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग में किस तरीके से हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताने के लिए, नई नई चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे कि आपका पुनर्योगज डीएनए है उसको बनाने के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है, वो आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। एक ही बार में जब डीएनए की क्लोनिंग करी जाती है तो किस तरीके से 1 बिलियन डीएनए एक ही बार में किस तरीके से बन जाते हैं। महीन धागे जो होते हैं उस तरीके से ये आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। और जो आपके डीएनए होते हैं जो बीच से जहां से कटे हुए होते हैं उनको जोड़ने का जो काम होता है वो लाइगेज करते हैं। अभ्यास, क्या आप 10 पुनर्योगज प्रोटीन के बारे में बता सकते हैं जो चिकित्सीय व्यवहार के काम में लाए जाते हैं। पता लगाइए कि वे चिकित्सीय औषधि के रूप में कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। इंटरनेट की सहायता आप ले सकते हैं। तो ऐसे आपको 10 पुनर्योगज प्रोटीन के बारे में बताना है जो आपके हॉस्पिटल्स में यूज करे जाते हैं। इंटरनेट की मदद आप ले सकते हैं। इसका उत्तर भी आपको खुद से ही देना है। पूरा रिसर्च आप कर सकते हैं और इस अध्याय का लगातार प्रयास और अभ्यास आपको करते रहना है।